नमस्ते, मैं हूँ रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग और हम चर्चा करने जा रहे हैं 10 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक का शेयर बाजार का माहौल, मूड क्या रहने वाला है। क्योंकि पिछले वीक आपने देखा कि किस तरह से बाजार ने अपनी हलचल दी। एक दिन उसने तेजी भी दिखाई जिस दिन ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था उस पे एक पॉज़ लगाया। अगर हम पिछले सप्ताह को देखें तो निफ्टी ने 23,222 का लो बनाया और 23,807 का हाई बनाया है और फ्राइडे को 23,560 पे बंद हुआ है, 43 पॉइंट माइनस उस दिन। और बैंक निफ्टी ने 48,906 का लो बनाया और 50,642 का हाई बनाया और 50,159 पे बंद हुआ और 223 पॉइंट माइनस पे। जो लास्ट वीक के लिए सुभाष जी ने लेवल दिए थे, मार्केट उस लेवल से बाहर नहीं गया। यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व की कि एफआईआई ने 4 फरवरी को 809 करोड़ की पहली बार बाइंग दिखी उसकी, लेकिन बाकी दिन उसकी सेलिंग ही दिखती आई है। इधर आरबीआई ने भी रेट कट की घोषणा करी है 25 बेसिस पॉइंट। इसका मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? एफआईआई की भी जो बेचना उसका जारी है उसमें कोई रुकावट आएगी नहीं आएगी उसका हम सुभाष जी से समझेंगे। प्लस आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं उसका भी क्या शेयर मार्केट पे कोई प्रभाव पड़ेगा मंडे को जब मार्केट खुलेगी। तो इन सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे और ये भी समझेंगे कि नेक्स्ट वीक का लेवल क्या होगा। सुभाष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंदर जी धन्यवाद और सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को देखते हैं, फॉलो करते हैं। आपका भी बहुत देखो, बहुत धन्यवाद क्योंकि आप जिस तरह से बेबाकी से और बड़ी ईमानदारी से अपना विश्लेषण रखते हैं और मैं समझता हूँ लोगों को आपका विश्लेषण पसंद आता है, इसी वजह से आपके प्रति दर्शकों का प्रेम बढ़ता जा रहा है। तो देखो सुभाष जी रविंदर जी, सबसे जी हाँ जी, मैं आपने जो इनिशियल रिमार्क्स में जो 2-3 पॉइंट मैं बोले हैं, जी सही मायने में ये 2 तीनों तीनों पॉइंट बड़े रेलेवेंट हैं जी कि एक तो पहला आपने बोला दिल्ली इलेक्शन, जी ये 27 साल के बाद बीजेपी पावर में आ रही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है? और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। लास्ट टाइम 8 सीटें आई थी इनकी जी और अब 48 आई है, 40 सीट 48 आई है, 40 ठीक। ज्यादा। और देखिए इसके पीछे जो कारण रहा है वो कारण तो बहुत सारे हैं, है नहीं कि कि भी जो कमिटमेंट किए वो डिलीवर नहीं हुआ, जो विकास करना था वो विकास नहीं हुआ, है नहीं, पब्लिक की डिमांड्स पर ध्यान नहीं दिया गया। तो कारण बहुत सारे हैं, मैं उस पर शेयर मार्केट के मैं कमेंट्री में उस पर नहीं जी जाना चाहता। जी लेकिन एक इलेक्शन बाई इलेक्शन था जो बड़े इंपॉर्टेंट था, वो भी इसमें जी इंपॉर्टेंट बनता है, जी मिल्कीपुर का। मिल्कीपुर का। वो भी जीता है जी क्योंकि मैं पिछली बार देखा था कि इवन विधानसभा के इलेक्शन में भी मिल्कीपुर हार गए थे ये हम्म और लोकसभा के अंदर भी या फैजाबाद की सीट हार गए थे। जी तो इसके लिए बहुत योगी जी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस सीट को जीतना चाहिए हम्म और जबकि ऑपोजिशन पार्टीज भी बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि मिल्कीपुर नहीं जीता जा सकता। तो ये जीतने हम्म से इस पर पूरा इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ा है बीजेपी के ऊपर जी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर। हम्म ठीक है। दूसरा अभी मैं इसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे डिस्कस करता हूँ उससे पहले 3 पॉइंट है। जैसे रुपी डेप्रिसिएशन जी 87 रुपये 58 पैसे तक ऑल टाइम लो रुपी डेप्रिशिएट हुआ है। हम्म तो इसके पीछे भी जो कारण है वो यही है, ट्रम्प की ट्रेड वार, टैरिफ वार और ग्लोबल अनसर्टेनिटी, है जी नहीं। तो ये बहुत बड़ा कारण है, ये भी इम्पैक्ट करेगा मतलब शेयर मार्केट को। हमारे बाजार को इम्पैक्ट हाँ करेगा। जी, तीसरा आरबीआई की जो पॉलिसी आई, जी पीछे मैंने कहा था कि फेवरेट तो यही है 25 पैसा रेट कट करे, लेकिन जी इंटरेस्ट में नहीं है कि रेट कट किया जाए। जी क्यों? क्योंकि अपना रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है और अभी भी ये हम्म चैलेंज है कि आगे भी 25 पैसा देखो, डिज़र्व ग्रोथ के लिए रेट कट होना ज़रूरी है और इसलिए इकोनॉमिस्ट ने कहा कि भई करो। और आरबीआई ये फ़ील करती है कि जो ये डेप्रिसिएशन हुआ है रुपी का, ये टेम्परेरी है।
ये अपने आप सेटल हो जाएगा। जो ट्रेड वार चल रहा है, जैसे मेक्सिको, कनाडा, चाइना पे इन्होंने लगाया और मेक्सिको और कनाडा के ऊपर पोज़ भी कर दिया जो हुँ, टैरिफ 25% है। तो ये लेटर और सूनर ये एक थ्रेट का काम कर रहे हैं, तो ये लेटर और सूनर सेटल हो जाएगा और उसके बाद ये जितना डेप्रिशिएट हुआ है, वो शायद वो उससे कुछ रिकवर हो जाए। तो वो अपनी एक तरफ बातचीत है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यदि रूपी डेप्रिशिएट होता है, तो इनकी सेलिंग नहीं रुकेगी और जब तक मार्केट को आगे बढ़ने के लिए अभी भी मार्केट में पॉजिटिवनेस है। मार्केट में नेक्स्ट वीक के लिए भी अ, जो टोन है वो थोड़ी बुलिश ही है, बेयरिश ओके, नहीं है, है ना? तो मैं जो आपको स्लैब दूँगा वो थोड़ा-सा ऊपर की साइड ही दूँगा। ठीक है। तो हाँ, तो चलो आप क्वेश्चन लो, मैं उसके ठीक है। हिसाब तो से क्वेश्चन अब करूँ। ये है कि जैसे 4 फरवरी को हमने देखा जब ट्रम्प ने पॉज़ किया था तो एशियन मार्केट में भी तेज़ी दिखाई दी और इंडियन मार्केट में भी तेज़ी दिखाई दी थी और साथ के साथ उस दिन एफआईआई ने 809 करोड़ रुपए की बाइंग भी करी थी। तो उसी दिन उन्होंने बाइंग की और फिर उसके बाद सेलिंग उनकी जारी हो गई। तो ये सेलिंग कब रुकेगी? क्या ये जो अभी आरबीआई ने रेट कट किए हैं इससे उस पे कोई असर पड़ सकता है? देखिए, इस कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी से 1 दिन को छोड़ के बाकी सेलिंग ही सेलिंग चल रही है। बिल्कुल ठीक है। साढ़े 9 बिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग कर चुके हैं जी, और ये सेलिंग देखिए बजट वाज़ द फर्स्ट ट्रिगर, आरबीआई पॉलिसी इज़ द सेकंड ट्रिगर कि इनको सेलिंग नहीं बनती अब, हुँ, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो गया है और इनकी सेलिंग के बावजूद भी मार्केट पॉजिटिव की तरफ गया है। जी, तो लगता तो ये है कि या तो धीरे-धीरे कभी सेलिंग करेंगे, कभी परचेज़ करेंगे, वो एग्रेसिवनेस खत्म हो जाएगी और नहीं तो हम 1 वीक और देखते हैं कि ट्रिगर तो बहुत बढ़िया है। क्वार्टरली रिज़ल्ट दिसंबर तक इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा सेकंड क्वार्टर से बेटर साइड में है और ये थर्ड क्वार्टर और बेटर साइड में होगा क्योंकि 6.4% की जीडीपी प्रिडिक्ट की गई है और 6.7% की नेक्स्ट ईयर है। आरबीआई ने भी 6.7% बोला है कि जीडीपी रहेगा। तो ये पॉजिटिव साइड में आज के हालात में ग्लोबली कोई भी बड़ी कंट्री इतनी प्रोग्रेस जीडीपी के अंदर नहीं दिखा रहा। चाइना 4 साढ़े 4 पे चल रहा है और 4 से भी उनको इसको भी अचीव करने में उनको चैलेंज आ रहा है। चाइना की इकोनॉमी भी अभी रियल एस्टेट में वरी है, वो काफ़ी डाउन है। तो उसमें भी वो चैलेंजेज़ उनके चल रहे हैं। बाकी यूरोप में भी चैलेंजेज़ हैं। ये वेस्ट थोड़ा ठीक कर रहा है, 2 ढाई परसेंट उनकी ग्रोथ मान के हम चल रहे हैं और फिगरें अनएम्प्लॉयमेंट की इनकी सब थोड़ी-सी बेटर है। जी। इन्फ्लेशन जो है, इंडिया का इन्फ्लेशन हमने मैं 5 दिसंबर में देखा था 5.8% और जनवरी के अंदर लगता है 4.5% रहेगा और आरबीआई ने नेक्स्ट ईयर के लिए 4.2% प्रोजेक्शंस दी हैं। तो एक रेट कट और पॉसिबल होना चाहिए, लेकिन यदि ये डेप्रिसिएशन नहीं रुकता है करेंसी का, तो वो रेट कट नहीं आएगा, है नहीं ना? आएगा। अप्रैल के अंदर, नहीं तो एक जी, रेट और कट ये जो रेट कट हुआ है, इससे आई थिंक ईएमआईज़ जो कस्टमर्स हैं, उनको फ़ायदा होगा? बिल्कुल इससे ईएमआई थोड़ी-सी घटेगी, रियल एस्टेट, ऑटो सेक्टर, है नहीं? कंजम्पशन से कंज्यूमेबल ड्यूरेबल सेक्टर, है ना? इन सेक्टरों में फ़ायदा रहेगा, मेटल सेक्टर में, इनमें जी, फ़ायदा रहेगा। हुँ। और और आपने नेक्स्ट क्या पूछा था इसके अलावा? इसके अलावा मैं दूसरा इसी पे थोड़ा-सा ऐड ऑन अगर मैं कह रहा हूँ कि ये जब हम 25 बेसिस पॉइंट जब घटाया है, तो अगर कंज्यूमर्स को या यूज़र्स को जो एंड यूज़र्स हैं, उनको तो फ़ायदा हो गया, तो इसपे नुकसान किसको होता है? अगर जब ये हम रेट कट करते हैं? देखो रेट कट है ना, क्यों किया जाता है? इन्फ्लेशन और ग्रोथ, ये जी, एक दूसरे को काउंटर करते हैं। यदि कम इंटरेस्ट रेट रखते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है और जब ओके, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आम आदमी को वो भी इम्पैक्ट करता है और ठीक है। रेट फिर उनको रेट बढ़ाना पड़ता है।
इन्फ्लेशन को हुँ, कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा अवेलेबल होगा कंज्यूमर के पास वो खर्च करेगा। सस्ते खर्च रेट करेगा। के ऊपर लोन मिलेगा तो ज़्यादा लोन लेगा, ज़्यादा कंज़्यूम करेगा। जी, तो ये थ्योरी है। तो इनको आरबीआई को ग्रोथ को अभी जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, आरबीआई एंड फाइनेंस मिनिस्टर मिलकर काम करेंगे एंड ग्रोथ और इन्फ्लेशन इनमें ग्रोथ को थोड़ी-सी प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है। तो ये मतलब अभी फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जैसे हमारा स्टांस आरबीआई का स्टांस न्यूट्रल है। जी, न्यूट्रल का मतलब होता है कि ना ग्रोथ को फेवर करना है ना इन्फ्लेशन को। जो चीज़ सही है वैसे जि करे। और जैसे चल रही वैसे चल रहा है। हाँ, अकोमोडेटिव का मतलब होता है इस स्टांस अकोमोडेटिव का मतलब है ग्रोथ को फेवर करके चलना है। हुँ, तो इस बार जो पॉलिसी में 25% रेट कट किया है, वो ग्रोथ को फेवर करके किया है और ओके, स्टांस चेंज नहीं किया। तो ठीक। सही मायने में इनको स्टांस भी चेंज करना चाहिए क्योंकि हमारी जो रेट कट की पॉलिसी है, वो ये है कि 2% से 4% के बीच में हमारा इन्फ्लेशन रहना चाहिए। अभी बिल्कुल, 4% से ऊपर ही चल रहा है ऊपर और चल रहा नेक्स्ट है। ईयर में पूरा ऊपर हम बोल रहे हैं। तो इसका जी, मतलब तो रेट कट होना ही नहीं चाहिए। हुँ, लेकिन रेट कट हमारी बिज़नेस की नेसेसिटी है। हम नेसेसिटी है। कॉम्पिटिटिव नहीं बन रहे एक्सपोर्ट के लिए, हम हुँ, कॉम्पिटिटिव है ना, रेट अभी भी बड़े हाई हैं। तो जी, इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रही है और ग्रोथ के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पीएसयू पब्लिक की गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट दोनों बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी तो है। हाँ जी। बिल्कुल, ठीक है, तो उस हिसाब से मतलब वही है कि वो मेजर ज़रूरत है, तो वो बड़े आप पिक्चर को, बड़ी गोल को देखा गया, उसकी वजह से कम कट किया गया। अब सुभाष जी ये बताइए कि जो मंडे को मार्केट खुलेगी, तो क्या हम मार्केट में इलेक्शंस के नतीजों की वजह से हम गैप अप देख सकते हैं? देखो, मार्केट की टोन थोड़ा-सा बुलिश है, ठीक लेकिन है। इसके जैसे ही थोड़ा-सा मार्केट ऊपर जाता है, एफपीआई सेलिंग आ जाती है। जी। तो वो चलने नहीं देती उसको। हुँ, तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि जैसे अभी हमारा निफ्टी बंद हुआ है 23,560 पे, बिल्कुल है ठीक ना? है। तो 23,400 के नीचे आता है, हुँ, तो कुछ नहीं करना चाहिए। ओके, 23,200 मैं सपोर्ट देख रहा हूँ कि यहाँ पे फिर बाइंग बनती है और 23,400 से नीचे सेलिंग कर सकते हो लेकिन 23,200 के ऊपर बाइंग बनती है। तो इससे ओके, नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए और ऊपर में 24,200 23,800 के ऊपर भी हर्डल है लेकिन वो उसको पार कर जाता है तो 24,200 के ऊपर रेसिस्टेंस रहेगी तो निफ्टी यानी की। कि इस तरह से हम ये समझें कि जो निफ्टी का लेवल हो गया 23,200 23,200 24,200 से पूरे है ना निफ्टी का 23,200 से 23,200 से 24,200 24,200 और बैंक में 50,159 क्लोज हुआ है जी, 50159। राइट, तो इसमें मैं सोचता हूँ 49,550 से लेके 51,550 के रेंज में रहना चाहिए नेक्स्ट वीक। ओके। तो यानी कि निफ्टी का जो लेवल हो गया एक तरह से 23,200 से लेके 24,200 का लेवल हो गया और जबकि आपको लगता है कि 23,400 से नीचे खिसकना नहीं चाहिए, लेकिन अगर खिसक गया तो 200 पे वो अटक जाएगा। बहुत भयंकर सपोर्ट है। बहुत भयंकर सपोर्ट है। और जो बैंक निफ्टी है वो 49,550 जो से उसका सपोर्ट है 51,550 और 51,550 ऊपर के साइड पे है। और जैसे आपने कहा इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा इलेक्शंस का, ये जी। पॉजिटिव है क्योंकि अब दिल्ली में विकास होगा। हुँ, डबल इंजन की सरकार बन गई। कोई बहानाबाजी नहीं है कि जी मेरे को पैसा नहीं मिला, मेरे को एलजी काम नहीं करने देता, मेरे को होम मिनिस्टर काम नहीं करने देता, प्राइम मिनिस्टर काम नहीं करने देता। और ये देश के लिए और दिल्ली देखो हमारी राजधानी है। बाहर से बिल्कुल। लोग आते हैं, गंदगी देखते हैं, पॉल्यूशन देखते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट नहीं हुए, तो इसमें बहुत फास्ट डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। ये रोल मॉडल होना चाहिए अपने कैपिटल, है नहीं? यहाँ रहने लायक कैपिटल नहीं रही, दुनिया भर की झुग्गी-झोपड़ी लग गई है नहीं? तो पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि फ्लाईओवर में छोटे-छोटे खर्चा नहीं मिलने से वो कंप्लीट नहीं हो रहे थे प्रोजेक्ट्स। तो जी, मेट्रो का स्पीड जो बढ़नी चाहिए थी, वो मेट्रो की स्पीड नहीं बढ़ी। तो बहुत सारे काम करने थे, तो अब ये आ जाएगी गवर्नमेंट,
तो ये सब चीज़ें हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा और आपने कि अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं रह जाएगा सरकार के पास में एक्सक्यूज़ कि नहीं जी, जो रहेगा आपने देश कहा के लिए सीआईडी हित में। परेशान कर रहा है जी, मोदी जी परेशान कर रहे हैं, अब तो जो भी करना है सब मिल-जुल के ही करना पड़ेगा। अच्छा, एक ये आप गवर्नमेंट के थ्रू जो है फ्री बीज की जो कल्चर चल रही थी, ये जी, कल्चर हालाँकि सारी पार्टीज़ को डिक्लेयर करना पड़ा। ये कांग्रेस ने भी किया और बीजेपी ने भी किया और बीजेपी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो चल रहा है फ्री बीज वो तो चलता रहेगा और एक्स्ट्रा भी एक्स्ट्रा करेंगे। और देंगे। है ना? तो हुँ, ये देखो ये अल्टीमेटली यदि हम बहुत ज़्यादा इन पे खर्च कर देंगे तो हमारे लिए गवर्नमेंट के पास विकास के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो जी। ये सब चीज़ें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो एक अंडरस्टैंड करके नॉट अंडर द प्रेशर कि भई हमें वोट बढ़ाना है, वोट लेना है, जीतना है इसके लिए हम उसको अननेसेसरी ज़्यादा बाँट दें और फिर हमें विकास के लिए पैसा ना हो गवर्नमेंट के पास। तो ये एड्रेस करना पड़ेगा। अब ये एक पार्टी थी जिसने इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दिया था, तो मैं समझता हूँ इस पे भी थोड़ा कंट्रोल लगेगा इस और पे भी बी कंट्रोल लगेगा, लेकिन जैसे भी सुभाष जी कहा कि भई जैसे ये जो महिलाओं के लिए जो पेंशन योजना निकाली 5 ₹400 शायद फालतू निकाली है, तो इसका भी जो असर लॉन्ग रन में हम देखें क्या पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी अब ये जो फ्रीबीज़ हैं ये वापस तो नहीं लेगी क्योंकि वापस लेगी तो वोटर नहीं, नाराज़ हो वापस तो जाएगा। नहीं तो लेगी, ये तो हाँ, देने पड़ेंगे, अपने कमिटमेंट ऑनर करना पड़ेगा। लेकिन ये अब इस एक स्टॉप लगाना चाहिए पार्टियों को, सभी पार्टी को ये डिसाइड करके स्टॉप लगाना चाहिए और देखो, कुछ तो यदि आप डिस्कस करो तो कुछ तो हमें ज़रूरत है हुँ, गरीब लोगों को सपोर्ट करने की क्योंकि जब तक है ना विकास भी तभी अच्छा लगता है जब ब्रॉड में डेवलपमेंट विकास हो, यानी कई कंट्रियों में देखा गया है कि कोई भी कंट्री में बैलेंसिंग बढ़ जाती है लाइक अमीर ज़्यादा अमीर हो रहा है, गरीब ज़्यादा गरीब हो रहा है, तो वहाँ रिवॉल्यूशन आ जाते हैं। तो जी। टू अवॉइड सच हैपनिंग्स तो कंट्री के अंदर बैलेंसिंग विकास होना चाहिए। तो तो कुछ हद तक तो अभी हमारे देश में भी तो यही हो रहा है ना शायद कि के शेप रिकवरी हो रही है, यानी कि अमीर-अमीर हो रहा है, गरीब-गरीब हो रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि देखो पॉलिसी सभी के लिए सेम है और जी, सभी को सपोर्ट भी मिल रहा है बल्कि जितने बजट बने हैं उसमें सोशल वेलफेयर का ध्यान दिया गया है और आगे भी जैसे अनाज बटा है 80 करोड़ जनता को और टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट स्कीम आयुष्मान भारत भी जैसे था आवास योजना है दुनिया भर की स्कीमें हैं सिलेंडर बटा है पानी सुभाष जी इसमें पानी मेरा ना एक प्रश्न है इससे रिलेटेड कि मान लीजिए हाँ 140 करोड़ की जनसंख्या में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। जिन हम्म, लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, जो गाँव में रहते हैं, रूरल इंडिया में रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम नहीं है, किसी के पास अगर छोटी-मोटी खेती-बाड़ी है, तो उनका मैंने देखा है कि उनका काम चल जाता है। यानी कि वो काम ना करें मतलब इनको मुफ्त राशन मिल जाता है, प्लस अगर 2-4 हज़ार, 5 हज़ार रुपए वो कमा लेते हैं, तो उनका कहते हैं ना उनकी गुज़ारा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या लॉन्ग रन पे ये जो 80 करोड़ लोग हैं, हमारे देश के ऊपर क्या परमानेंट बर्डन तो नहीं बन जाएँगे? यदि ये उनकी काम करने की आदत तो नहीं छूट जाएगी। देखो जितना फ्री बीज पड़ती है तो उससे ये आदत छूट रही है हरियाणा के अंदर लेबर नहीं मिलती जी, है नहीं तो ये इम्पैक्ट है लेकिन कोरोना के अंदर ये डिक्लेयर हुआ था और विड्रॉ नहीं किया गया इलेक्शंस के उसके चक्कर में लेकिन मैं समझता हूँ पार्टियों को समझ में आना चाहिए सभी पार्टीज को एटलीस्ट बड़ी नेशनल पार्टीज को कि ये लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू नहीं हो सकता ये आप टाइमली डिसीजन को रिवर्स करें और ऐसे चीजें को बंद करें तो ये तो समझना पड़ेगा बिल्कुल देश इंटरेस्ट में ही है और इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं अगर कंटिन्यू रखना है तो उसमें एक श्रमदान का वो लगा दें कि भाई इतना श्रमदान तो करना ही पड़ेगा तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगे। हाँ, मतलब जैसे वो महात्मा गांधी वाली जो स्कीम है जी, रूरल में जो मनरेगा। चलती है जी, जी। मनरेगा हाँ, है अब नहीं उसका नाम शायद तो कुछ बदल गया है बट वो हाँ याद हाँ जो भी जुबान पे स्कीम वही है रहती है। मतलब हाँ, जी, उसमें ये है कि जो जो लोग आना चाहे उनको मजदूरी देंगे काम देंगे और पैसा जी, देंगे वो जी, स्कीम ठीक है ऐसी स्कीम जी। में फिर भी वो आदमी काम हाँ, करना नहीं उसमें कम से कम आदमी वो मुफ्तखोरा तो नहीं हो रहा है ना मतलब बेकार तो नहीं हो रहा है छोड़ेंगे कि जी मुझे तो बैठे-बिठाए मिल मुफ्त रहा है। सबसे बेकार चीज हुँ, है नहीं? अब बिल्कुल। जैसे
तो वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन चलो जो भी है कि कई बार समझ नहीं आता कि कैसे आम आदमी का बेनिफिट करना चाहिए और जी। कई बार ये कंपटीशन में भी ज़्यादा कम हो जाता है। तो बाकी हुँ। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की नज़र में है, कई प्लेटफ़ॉर्म पर ये पॉइंट उठते हैं कि भई इन चीज़ों को बंद करना चाहिए, कम करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को नॉलेज में है ये सारी चीज़ें। डेफ़िनिटली गवर्नमेंट जब जहाँ उसको लगेगा कोर्स करेक्शन करने का तो करेगी, ज़रूर उसके ध्यान में होगा। और मैं समझता हूँ सुभाष जी, हमारा एनालिसिस तो अगले वीक का पूरा हो गया, 10 फरवरी से 14 फरवरी का। तो एक बार मैं लेवल्स दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दर्शकों के लिए। निफ्टी आपने कहा है कि 23,200 से लेके 24,200 के बीच में रह सकता है, और हाँ, बैंक निफ्टी 49,550 से लेके 51,550 के बीच में रहने की पूरी-पूरी संभावना है। सुभाष जी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में और आया, कहीं मैं कोई हाँ पढ़ जी। रहा था, किसी एक्सपर्ट ने कहा था, अभी नाम मैं उनका भूल गया, तो वो बढ़-चढ़ के बोल देते हैं कि भई वो कहते हैं कि निफ्टी जो है 2025 में 32,000 पार कर जाएगा। 32,000 हाँ, तो मतलब वो देखो मतलब कहाँ से वो बोल जाते देखो हैं, कैसे ऐसा बोल है, जाते हैं? साइंटिफिक कैलकुलेशन अलग चीज़ है जी। और ऐसे गट फीलिंग अलग चीज़ है। तो हुँ, साइंटिफिक कैलकुलेशन तो अभी कोई भी कैलकुलेशन समझ नहीं आती कि 32,000 32,000 चला निफ्टी जाएगा। पहुँच जाए। तो हाँ, उनका कोई बेस कैसे है ये समझना पड़ेगा, बाकी ऐसा कोई बेस बनता नहीं है। तो बेस जैसे बनता मैंने है। 26,000 कहा है, हाँ, 26,000 अभी जैसे मान लो ये 24,200 आ जाता है, लेट अस जी, से प्रीsume जी। और एफपीआई की सेलिंग रुक जाती है, हुँ। तो 26,000 2 वीक में आराम से पहुँच जाएगा। आराम से आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हाँ, है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सुभाष जी, और दर्शकों, जब भी हम यहाँ पे विश्लेषण करते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ विश्लेषण होता है। आप अपना निवेश, अपनी ट्रेडिंग जब भी करें तो फ़ाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही निवेश करें, उससे सलाह लेकर ही ट्रेड करें, क्योंकि शेयर मार्केट में अभी क्या है और कल क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता है। तो इसलिए हमेशा सलाहकार से, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह लें और तब उसके बाद अपनी ट्रेड बनाएँ करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सुभाष जी, बहुत-बहुत आपका भी धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी व्यूअर्स का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।